Assalamualaikum guys, how are you all? I hope you must be doing very well at your homes. In today's video I'm gonna discuss with you about the university weights. Okay, so in this video we're going to talk about the characteristics of the university weights and also their playwrights. Okay, so let's begin. जो यूनिवर्सिटी वेट्स है, यूनिवर्सिटी वेट्स एक प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन है। यूनिवर्सिटी वेट्स क्या है? यूनिवर्सिटी एक प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन है ऑफ द एलिजबेथन पीरियड। ठीक है, इन्हें प्री शेक्सपियरन प्ले राइट और ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन? क्योंकि ये जो सारे यूनिवर्सिटी वेट्स के जितने भी मेंबर हैं वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। ठीक है, इसलिए इन्हें प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो शेक्सपियर से पहले थे, क्योंकि ये शेक्सपियर के आने से पहले इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी वेट्स, ऐसा नहीं है कि ये जो टर्म है जब जैसे ये प्ले राइट लिख रहे थे तो इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये जो टर्म यूनिवर्सिटी विट्स है ये जॉर्ज सेन्सबरी, जो एक 19th सेंचुरी का जर्नलिस्ट भी था, ऑथर भी था और एक क्रिटिक भी था, इन्होंने 19th सेंचुरी में इन जो ये सारे प्ले राइट हैं जिन्हें प्री शेक्सपियरन प्ले राइट भी कहा जाता है, उन्हें 19th सेंचुरी में इस टर्म का ये टर्म दी थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स, इस वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स बाद में कहा जाने लगा। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रो ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। सो लेट्स बिगिन अबाउट द थिंग्स दैट वर कॉमन इन द यूनिवर्सिटी विट्स। जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन थी। ये सबसे पहले ये कि उनका स्टॉमी कैरियर था, यानी उन्होंने इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी कि वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, स्टॉमी कैरियर का मतलब ये है। दूसरे नंबर पे उनमें से जो ज़्यादातर प्ले राइट थे वो ज़्यादातर एक्टर भी थे और ड्रामाटिस्ट भी थे, यानी विद रिटर्न होने के साथ, यानी लिखने के साथ साथ वो परफॉर्म भी करते थे। ठीक है, कुछ ड्रामा को खुद भी लिखते भी थे और परफॉर्म भी करते थे। और उनकी फिर मेन जो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है वो ये थी कि वो कोलाबोरेशन के अंदर अपने वर्क लिखते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, जो सारे यूनिवर्सिटी वेट्स के जितने भी मेंबर थे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और वो कोलाबोरेशन के अंदर वर्क लिखते थे, यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल के वर्क लिखते थे और उनका मटीरियल कॉमन होता था। ठीक है, यानी जाहिर सी बात, जब आप कोलाबोरेशन के अंदर लिखते हो तो आपका मटीरियल कॉमन ही होता है। तो ये हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी वेट्स के मेंबर। ठीक है, सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन दीज मेंबर्स। ठीक है, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स के जो क्रिस्टोफर मार्लो आता है, फिर रॉबर्ट ग्रीन। इन यूनिवर्सिटी विट्स, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन है जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। तो इनके अंदर जो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ठीक है, ये तीनों थे कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड। ठीक है, और जो जॉन लिली, थॉमस लोच और जॉर्ज पील, ये तीनों थे ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये तीनों हैं कैम्ब्रिज से और ये है ऑक्सफोर्ड थे। तो जो हमारे पास थॉमस काइट बचता है ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं था एजुकेटेड, इसीलिए लेकिन इसकी जो कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, बेटर इसकी कंट्रीब्यूशन थी, जिसकी वजह से इसके यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर शामिल किया गया। सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन दिस ड्रामाटिस्ट एंड आल्सो द प्ले राइट्स वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का जो टाइम स्पेन है 1564 से स्टार्ट होता है और 1593 तक जाता है। ये इतनी ज़्यादा इसकी एज नहीं थी, ठीक है, यानी कम एज में ही इसकी डेथ हो गई थी। तो ये कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो को सेंट्रल सन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। ये मास्टर था यूनिवर्सिटी विट्स का। क्यों? क्योंकि ही मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द ड्रामा। इसने बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी और ये कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड था। अब इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ड्रामे के अंदर वो कौन कौन सी थी? वो ये थी कि इसने जब भी ड्रामा, जब भी स्टेज में, आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि जो एलिज़ाबेथ थी, क्वीन एलिज़ाबेथ थी इस वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा उसे शौक था लिटरेचर का, आर्ट का। तो इसके अंदर जो ड्रामा परफॉर्म करवाए जाते थे, क्रिस्टोफर मार्लो ने उस ड्रामे को सब्जेक्ट मैटर दिया था। ठीक है, इसने एक नया सब्जेक्ट मैटर दिया था उस ड्रामे को। इसने उस ड्रामे के अंदर जो वहाँ थिएटर के अंदर परफॉर्म करवाए जाते थे उन्हें एक हीरोज़ दिया थे। ठीक है, हीरो क्या? हीरो ऐसा मैन जो हाई रैंक का पर्सन हो। ये एलिज़ाबेथन पीरियड की एक करैक्टरिस्टिक्स भी है कि इंसान को मेन, यानी ह्यूमनिज्म, इंसान को मेन फोकस दिया जाता था। इसलिए इसने ऐसे हीरो इंट्रोड्यूस करवाए जो ग्रेट स्ट्रेंथ के थे, यानी उसके अंदर मैन फॉल इन हिज इट्स ओन करेक्टर, यानी उसका अपने ही करेक्टर के अंदर कुछ फॉल होते थे जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता था। ठीक है, इसने ऐसे हीरोज़ इंट्रोड्यूस करवाए जो हाई रैंक के थे। फिर इसने क्या किया? फिर इसने रियलिटी दी ड्रामे को, यानी ड्रामा ऐसा परफॉर्म होना चाहिए जो हमारी रियलिटी बेस हो, यानी उसके अंदर सोशल लाइफ की डिपिक्शन भी होनी चाहिए, इंसान की अपनी लाइफ भी उसके अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है, फिर ही तो इसके अंदर ह्यूमनिज्म का हमें वो थीम पूरा होता दिखाई देता है। फिर है इंट्रोड्यूस, इसने पैशन ऑन द स्टेज पे इसने पैशन भी इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये हैं, ये इसकी फेमस ट्रेजिडीज़ हैं, डॉक्टर फोस्टर्स, एडवर्ड द ग्रेट, द ज्यू ऑफ द माल्टा। ये इसकी बहुत फेमस ट्रेजिडीज़ हैं। इनफैक्ट इन ट्रेजिडीज़ के अंदर, स्पेशली इन डॉक्टर फोस्टर्स, हमें ये हीरो, यानी ग्रेट स्ट्रेंथ का हीरो, और इसके अंदर पैशन और रियलिटी ऑफ द ड्रामा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर फोस्टर्स का करेक्टर ही ऐसा है जो इसके अंदर खुद अपने अंदर कुछ डाउनफॉल्स होते हैं, जो इनके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं जो इसके डाउनफॉल का कॉज बनते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो। जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी विट है का मेंबर है वो है जॉन लिली, ठीक है। 1554 से 1606 तक इसका टाइम स्पेन है। जॉन लिली कौन था? ये एक तो जो ये जॉन लिली था ये एक प्ले राइट भी था, ड्रामेटिक भी था और कर्टियर भी था। कर्टियर क्या होता है? कर्टियर पादरी जिसे कहते हैं वो, ठीक है। इसने क्लासिकल थीम्स, इसके जो थीम्स होते थे ना अपनी जो वर्क के अंदर ये थीम लेते थे वो क्लासिकल थीम्स लेते थे, यानी क्लासिकल स्टोरीज और क्लासिकल थीम्स लेता था ये अपने वर्क के अंदर। आई हैव आल्सो टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि जो हमारे पास एलिजबेथन ईरा के अंदर या रेनेसांस के अंदर जो भी चीज़ रिवाइज हुई थी उसके अंदर ग्रीक यानी क्लासिकल ईरा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इसी वजह से ये क्लासिकल थीम्स लेता था, यानी ग्रीक के कुछ थीम्स लेता था। इसने अपने कॉमेडीज़ के अंदर, मैंने यहाँ बताया ये एक ना कॉमेडियन भी था, यानी ये कॉमेडीज़ भी लिखता था और अपनी कॉमेडीज़ के अंदर ये ब्लैक वर्ड्स का यूज़ करता था। इसने टोटल 8 प्लेस लिखे, ये सारे इसके प्लेस हैं, ठीक है। कंपस हो गया, सेफन फो, इंडमियोन, मिडास, ये सारे इसके प्लेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा फेमस है जॉन लिली अपना प्रोस ड्रामा यूफियस की वजह से। ये एक इसका प्रोस ड्रामा है, इसकी वजह से ये मोस्ट फेमस राइटर माना जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील 1558 से 1597 तक इसका टाइम स्पेन है, ठीक है। और ये एक ड्रामाटिक भी था, ह्यूमरिस्ट भी था, यानी ह्यूमर का यूज़ करता था अपने वर्क के अंदर, एक्टर भी था और प्ले राइट भी था। आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स के एक ऐसे मेंबर, ये विद एक ड्रामाटिस्ट होने के साथ साथ ये प्ले राइट होने के साथ साथ ये एक्टर भी थे, यानी ये एक्टिंग भी करते थे। तो ये जॉर्ज पील ये एक एक्टर भी था, ठीक है। ये एक ट्रांसलेटर, इंग्लिश ट्रांसलेटर और पोइट भी था, यानी इंग्लिश के वर्क्स को ट्रांसलेट भी करता था और एक पोइट भी था, ठीक है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड था, ठीक है। और इसकी जो एक अच्छी बात ये है, यानी अच्छी बात भी हम कह सकते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि इसने हाफ डजन ऑफ प्लेस लिखे, यानी इसने हाफ डजन मीन्स 6 प्लेस अपने उसके अंदर लिखे थे। तो जो इसका द ओल्ड वाइफ्स टेल्स इसका ये फर्स्ट वर्क है, ठीक है। द ओल्ड वाइफ्स टेल्स इसका फर्स्ट वर्क है। ये इंग्लिश प्ले है, फर्स्ट इंग्लिश प्ले है जिसके अंदर वो रोमांटिक ड्रामे के अंदर ऊपर सटायर करता हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट वर्क है वो है इसका अर्नेस्ट वर्क। अर्नेस्ट वर्क मीन कि इसने, यानी जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई थी, ठीक है, वो है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये 1584 के अंदर लिखा था और ये एक ईओलॉजी है, ईओलॉजी, ठीक है। ईओलॉजी क्या होता है? ईओलॉजी उस चीज़ को कहते हैं, यानी ईओलॉजी हम कह सकते हैं कि ऐसा सरमन होता है जो किसी की भी डेथ पे कहा जाता है। तो ये एक ईओलॉजी है ऑन द डेथ ऑफ द क्वीन एलिजबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजबेथ की डेथ पे ये एक ईओलॉजी है। दूसरा इसका जो फेमस वर्क माना जाता है वो डेविड एंड बाथशेबा है, ठीक है। ये इसने 1599 के अंदर लिखा था, ये इसका एक ड्रामा था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी विट है वो है थॉमस काइड जी। थॉमस काइड जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिवर्सिटी 1558 से लेकर 1595 तक इसका टाइम स्पेन है। ये एक ड्रामाटिस्ट भी था, ठीक है। ये एक ड्रामाटिस्ट भी था और अपनी कंट्रीब्यूशन ट्रेजेडी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस था। जब भी थॉमस काइड का नाम सुनते हैं द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू आवर माइंड इज़ दैट द स्पेनिश ट्रेजेडी। इसका एक फेमस मोस्ट पॉपुलर प्ले है द स्पेनिश ट्रेजेडी। थॉमस काइड फेमस ही अपनी स्पेनिश ट्रेजेडी अपने प्ले की वजह से हुआ था, ठीक है। स्पेनिश ट्रेजेडी क्या है कि ये एक ट्रेजेडी है और अपनी ट्रेजेडी के अंदर इसने ब्लड और थंडर जैसे एलिमेंट्स को ट्रेजेडी के अंदर इसने इंट्रोड्यूस्ड करवाया था, ठीक है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानी जाती है। ब्लड और थंडर किस तरह कि जब भी हम कोई ड्रामा स्टेज पे देखते हैं ना, तो कोई भी जब राइटर आता है, यानी अगर उसके अंदर कोई उसके साथ कोई बुरा होने वाला है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी होने वाली है, तो वैसे थंडर और ब्लड वगैरह जैसे सीन जब उसके पीछे जब स्टेज पे ऐसे सीन पर दिखाए जाते थे ना, तो उसके अंदर कुछ हॉरिबल सा इंसिडेंट वगैरह ना, हॉरिबल सी साउंड्स पैदा हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह इसने ब्लड और थंडर के एलिमेंट्स को इस तरीके से इसके यूज़ किया जाता था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है रॉबर्ट ग्रीन। 1560 से लेकर 1592 तक इसका टाइम स्पेन है। रॉबर्ट ग्रीन एक हमारे पास प्ले राइट भी था और नॉवेलिस्ट भी था। वो अपनी प्लॉट मेकिंग की वजह से, आर्ट ऑफ प्लॉट मेकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये देखें, हर एक जो प्ले राइट है वो अपनी किसी ना किसी कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, ठीक है। क्या है, ये अपनी आर्ट ऑफ प्लॉट मेकिंग की वजह से फेमस है और इसकी प्लॉट मेकिंग का जो सेंट्रल थीम हुआ करता था वो थी लव स्टोरीज, ठीक है। वो एक सेंट्रल आर्ट हुआ करती थी, किस तरीके से लव स्टोरी को पोर्ट्रे करता है, यानी इसके अंदर रोमांटिक ड्रामास भी तो लिखे गए थे, ठीक है। तो ये था रॉबर्ट ग्रीन की इसका एक आर्ट। और फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इसने यानी जाहिर सी बात मैंने आपको यहाँ बताया कि लव स्टोरी, तो लव स्टोरी के अंदर रोमांटिक स्टोरी तो ऑलरेडी ही मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक बात ये थी कि इसने अपनी लाइफ डिसोल्यूट, डेड, इन डेप्ट और डिस्ट्रेस, यानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस तकलीफ में अपनी लाइफ गुजारी थी। और जबकि वो मरा था तभी कर्जे की हालत में मरा था, यानी इसके ऊपर कुछ पैसे थे, किसने कुछ पैसे अदा करने थे, तो उसकी हालत में इसकी डेथ हुई थी। और ये जो इसके प्लेस हैं, ये सारे इसके प्लेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला
जो प्ले हमारे पास है वो है ऑर्लैंडो फ्रियोसो, दूसरा फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ठीक है, फिर जॉर्ज अग्रीन है, ठीक है, अल्फोंसस किंग ऑफ अरेगन, ठीक है, और फिर है जेम्स सिक्स। ये इसके वर्क्स थे, लेकिन इसके वर्क्स के अंदर जिस तरह उसकी स्पेनिश ट्रेजेडी फेमस है थॉमस काइड की, इसी तरह इसके फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो ट्रिक्स ऑफ द फ्रायर बताता है एंड आल्सो द लव कॉमेडी, इट्स आल्सो लव कॉमेडी एंड एक कॉमेडी, ये एक प्लेयर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्ले है, इसे हम कुछ ट्रिक्स की वजह से हम कॉमेडी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक इफेक्टिव प्ले था और ट्रिक्स ऑफ द बेकन पे बेस्ड है, और इसके अलावा ये एक इसके अंदर एक लव स्टोरी बताता है बिटवीन 2 मैन एंड 1 मेड, ठीक है, 2 मैन और 1 मेड की इसके अंदर लव स्टोरी बताता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड लास्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी मीट्स हिज थॉमस लोच, ठीक है, थॉमस लोच। जो थॉमस लोच और थॉमस नैश है ना, इनकी हमें इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की, इन्होंने की कंट्रीब्यूशन, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा ये था ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज से एजुकेटेड था, और इसने थिएटर के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी। कोई कंट्रीब्यूशन मींस कि इसने अंदर बहुत थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दी थी, ठीक है। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी विर्से में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ पीपल था, ऐसा इंसान था जो, यानी यूनिवर्सिटी विर्स के सारे मेंबर की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन ये सबसे बाद में इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। द वाउंड ऑफ द सिविल वार इसका एक वर्क है, तो और इसके अलावा इसका एक वर्क था द डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये इसका एक म्यूजिकल स्टेज प्ले है, ठीक है। अब जो द डिफेंस पोइट्री है, ये एक पर्सी बादशाह शैले, जो एक हमारे पास फेमस पोइट भी है, रोमांटिक पोइट्री है, रोमांटिक इरा से, जो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। रोमांटिक पोइट है जो पर्सी बादशाह शैले, उसने भी एक डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी थी, लेकिन इन दोनों के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि इसने जो डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी वो एक स्टेज ड्रामा है, जो पर्सी बादशाह शैले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी वो एक ऐसे है, ठीक है। जो और इसका जो नेक्स्ट वर्क है आ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ठीक है, आ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स थे, उन्होंने कोलाबोरेशन के अंदर भी वर्क लिखा था। तो ये जो आ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये एक कोलाबोरेटिव वर्क है रॉबर्ट ग्रीन का, ठीक है, इस रॉबर्ट ग्रीन का और थॉमस लोच का ये एक कोलाबोरेटिव वर्क है, यानी इन दोनों ने मिलजुल के लिखा था इससे। तो जो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन जो हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर है, प्ले राइटर, ड्रामेटिक है, वो है थॉमस नैश। 1567 से 1601 तक इसका टाइम स्पैन है। ये एक पैम्फलेटर भी था और एक प्ले राइट भी है, यानी पैम्फलेट्स को भी लिखता था, प्ले राइट भी था, एंड आल्सो अ ड्रामाटिस्ट। ये कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से इसने एजुकेशन हासिल की थी, ठीक है। ठीक है, और द फॉर्चून ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्सन, ठीक है, ये जो वर्क है ये इसकी एक पिकरस्क नॉवल थी, ठीक है, ये फर्स्ट पिकरस्क नॉवल मानी जाती है, ठीक है, ये एक नॉवल थी और पिकरस्क इस नॉवल की एक टाइप है, ठीक है, और तो ये एक फर्स्ट पिकरस्क नॉवल मानी जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स। इन टुडेज़ वीडियो वी हैव learned about the university wits, all of their member, their characteristics. So this is all about of today's video. If you have any queries you can ask me, and don't forget to subscribe my channel, like and share. Allah Hafiz.